तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सैम्पलिंग टेक्निक्स यानी कि प्रतिदर्शन विधियों की बात करेंगे, जो आपके इस पेपर का लेक्चर सीरीज का सेक्शन 3 है। साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स एंड मेजरमेंट, मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी मापन का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या है। ठीक, जैसे कि हमने जाना कि इसमें फर्स्ट उसमें पॉइंट में हम ये बात डिस्कस करेंगे, और दूसरे में जैसे कि हम पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शुरुआती लेक्चर्स में, तो उसको विजिट कर सकते हैं और डिटेल्स में जानने के लिए स्टैटिस्टिक्स के टाइप क्या हैं, किन किन आधार पर हैं, तो उस बात को हमने विस्तृत रूप से डिस्कस किया है। और जो इस पॉइंट में हम जानेंगे वो है कि टी टेस्ट क्या होता है और काई स्क्वायर क्या होता है। एक छोटा सा ब्रीफ पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का भी देंगे। चलिए आगे जानते हैं कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। जानते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब भी रिसर्च हम करते हैं तो हमको कुछ लोगों की आवश्यकता होती है। साइकोलॉजिकल रिसर्च में हम लोगों के ऊपर ही रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पर सैंपल कैसे सेलेक्ट किया जाता है, सैंपल सिलेक्शन का क्या टेक्निक्स है, क्या प्रोसीजर है। क्योंकि हम सभी एक पॉपुलेशन के ऊपर, जिस जो स्टडी हमारा पॉपुलेशन है, जो पर्पज है स्टडी का, पूरे पॉपुलेशन को तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते स्टडी में, क्योंकि लार्ज नंबर होता है। तो मान लीजिए हम कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो जितने भी भारत के कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या किसी एरिया विशेष के कॉलेज स्टूडेंट्स, सबका तो हम स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन फिर वहाँ से हम एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं कि जो उस एरिया के सारे बच्चों को लगभग रिप्रेजेंट करता हो, जिसमें किया गया अध्ययन, जिस सैंपल में किया गया अध्ययन, वो सारे ही कॉलेज स्टूडेंट्स में किए गए अध्ययन को रिप्रेजेंट करे, उसके रिजल्ट्स उनमें लागू हो सकें। तो उसको सैंपल कहते हैं। और सैंपल को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, उसको सैम्पलिंग टेक्निक्स के रूप में हम जानते हैं। तो सैंपल एक प्रतिदर्शन को डेटा के एक छोटे से समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे एक शोधकर्ता पूर्व परिभाषित विधि का उपयोग करके बड़ी पॉपुलेशन से चुनता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि रिसर्चर जो होता है प्री डिटरमाइंड मेथड से, सैम्पलिंग टेक्निक्स मेथड से, रैंडम हो चाहे नॉन रैंडम हो, प्रोबेबिलिटी हो चाहे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल हो, जिसमें संभावना हो उसको लेने की, पूरी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने की। और दूसरा जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, उसमें गारंटी नहीं होती कि हम जो सैंपल ले रहे हैं रैंडमली ले रहे हैं, तो उसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। तो उन विधियों के माध्यम से जब हम पॉपुलेशन से एक छोटे से समूह को चुनते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर को चुनते हैं पॉपुलेशन से रिसर्च के लिए, किसी स्पेसिफिक विधि के माध्यम से, सैम्पलिंग टेक्निक के माध्यम से, तो उसको सैंपल कहते हैं, प्रतिदर्शन कहते हैं हिंदी में। एक प्रतिदर्शन बनाना अनुसंधान के संचालन की एक कुशल विधि है। ज़्यादातर मामलों में पूरी पॉपुलेशन पर शोध करना संभव या महंगा और समय लेने वाला है। सारे ही पॉपुलेशन या जिस टारगेट पॉपुलेशन के ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं, सभी के ऊपर हम रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि समय भी ज़्यादा लगेगा, संभव भी नहीं है और महंगा भी है। तो इसलिए हम सैंपल को लेना, सैंपल के ऊपर जांच करना एक सही वहाँ पर निर्णय माना जाता है, इसलिए सैंपल हमको लिया जाता है। सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या है, जो जैसा कि यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे, वो उनके ऊपर ही हम बात करेंगे। वैसे सैम्पलिंग तो काफ़ी टेक्निक्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल के रूप में, संभावना और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, उस आधार पर हम सैम्पलिंग करते हैं। उसकी काफ़ी और भी टेक्निक्स होती हैं, ये विस्तृत डिस्कशन का टॉपिक होगा, जिसको कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है उसको जानते हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग is a part of the sampling technique in which each sample has an equal probability of being chosen. A sample chosen randomly is meant to be an
अनबाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो जो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स है उसमें जैसा कि हमने डिस्कस किया है, तो जो सैंपल सेलेक्ट किए सभी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। जो पॉपुलेशन है उसको पूरे का पूरा वो रिप्रेजेंट करता है और सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है चुने जाने की। जैसे कि हम किसी भी पॉपुलेशन से हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं अपनी आसानी, अपनी आराम, कन्वीनियंस के आधार पर नहीं करते बल्कि रैंडमली करते हैं। जब भी हम सेलेक्ट करें तो सारे ही पॉपुलेशन में से हम किसको चुनेंगे वो पूर्व निर्धारित नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे एरिया के कोई पास है, वहां से हमने सैंपल ले लिया या जो हमें इजी लगता है वो हमने सैंपल उठा लिया, ऐसा ना हो कि बल्कि जिस भी टारगेट पॉपुलेशन पर हम रिसर्च करना चाहते हैं उस पॉपुलेशन में किस व्यक्ति को हम सेलेक्ट करेंगे ये निश्चित नहीं होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए, वो निर्धारित नहीं होना चाहिए और सभी के ही चुने जाने की प्रोबेबिलिटी समान होनी चाहिए। तो उसको रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं और वो अनबाइज्ड होना चाहिए, किसी भी पूर्वाग्रह पर निर्धारित नहीं होना। जैसे कहा कि मेरा कोई फैमिलियर है या मेरे घर से पास में है या ऐसा सैंपल है जो मैं इजीली कलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसा न हो, बल्कि उन पॉपुलेशन के सभी व्यक्तियों में से चुने जाने की संभावना समान हो, तो उसको रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं। ठीक। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक obtained from a larger number of samples drawn from a specific population। ठीक है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो संभाव्यता का वितरण है किसका? उस सांख्यिकी का जो एक लार्ज नंबर ऑफ सैंपल से प्राप्त होती है और एक विशिष्ट पॉपुलेशन से जिसको लिया जाता है। ठीक। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए गिवन पॉपुलेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी of a range of different outcomes that could possibly occur for statistics of a population। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि हमने अब डिस्कस किया इस ढंग से बताते हैं, investopedia.com है, इसको और विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए आप इसको विजिट करें। और बात करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जब हम रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी देखने को मिलता है, शब्द सुनने को मिलता है। तो द सिग्निफिकेंस लेवल ऑल्सो डिनोटेड एज अल्फा और ए is a measure of strength of the evidence that must be present in your sample before you will reject the null hypothesis and conclude that the effect is statistically significant. The researcher determines the significance level before conducting the experiment। ठीक है, तो अल्फा ए से इसको डिनोट किया जाता है और वह स्ट्रेंथ बताता है कि हम जब भी कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको रिजेक्ट करना है कि उसको एक्सेप्ट करना है, उस लेवल को डिनोट करता है। उसको कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब किस लेवल पर हमारा जो रिसर्च है वो सिग्निफिकेंट है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का अर्थ यही है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारे आउटकम्स आए हैं वह किस लेवल पर सिग्निफिकेंट है, क्या उनकी बारंबारता या जब उन रिसर्चेस को विश्वास किया जाना चाहिए किस लेवल पर विश्वास करे जाने योग्य हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के माध्यम से पता चलता है। तो सीधे सीधे अर्थ में अगर इसको समझा जाए और बाकी बात करें नेक्स्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम refers to the maximum number of logically independent values, which are values that have the freedom to vary in the data sample. Degree of freedom are commonly discussed in relation to various form of hypothesis testing in statistics, such as a chi-square. Degree of freedom chi-square में और भी रिसर्च में, स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, टी टेस्ट वगैरह में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का गणना की जाती है, जिस आधार पर हम उस सिग्निफिकेंस लेवल को ज्ञात कर पाते हैं।
तो ये सब आपस में जुड़े हुए ही कॉन्सेप्ट्स हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि कितने डेटा जो है इंडिपेंडेंटली हैं, कितने डेटा स्वतंत्र रूप से वेरी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, न कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस बात को विस्तृत रूप से समझने के लिए कोई हम और लेक्चर को दे सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे अर्थ में हम यही समझ सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम टी टेस्ट का स्क्वायर वगैरह और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को जानने के लिए निकाला जाने वाला एक वैल्यू है जो नंबर से प्राप्त होता है। जितनी संख्याएं होती हैं हमारे सैंपल की, तो उनको ही, उनमें से ही वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को ज्ञात किया जाता है कि कितने अंक हैं जो उन नंबर्स में इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं। उसके अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं अलग अलग रिसर्च टेस्ट के लिए। और तो नेक्स्ट इसको जाने कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होता है। तो इन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग ए टाइप 1 एरर इज द रिजेक्शन ऑफ ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, ऑल्सो नोन एज ए फॉल्स पॉजिटिव फाइंडिंग और कंक्लूजन। एग्जाम्पल, एन इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड। ठीक, तो जो गलत चीज है वो सही निकल के आए, उसको टाइप 1 एरर कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि इनोसेंट पर्सन अगर गलत प्रूफ हो गया तो उसको कहेंगे कि टाइप 1 एरर है। अगर अच्छी है, जो चीज सही होना चाहिए था वो गलत सिद्ध हो गया तो उसको कहेंगे टाइप 1 एरर है। ठीक है। और टाइप 2 एरर क्या होता है? वाइल टाइप 2 एरर इज द नॉन रिजेक्शन ऑफ ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस। अब जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने लायक थी और वो सही प्रूफ हो तो उसको टाइप 2 एरर कहा जाता है रिसर्च में। हाइपोथेसिस, जैसा कि स्टूडेंट्स को जानते होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें हाइपोथेसिस बनाते हैं या हाइपोथेसिस हमारे बुद्धि में रहता है जब भी हम कोई स्टडी करते हैं कि भाई इसके रिजल्ट्स जो होंगे इस दिशा में जाएंगे, या जो हम रिसर्च करना चाह रहे हैं इसके रिजल्ट पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, या इस वेरिएबल का प्रभाव इस वेरिएबल पर इस रूप में हो सकता है, या जो भी हम हाइपोथेसिस बनाए तो उसको जब हम चेक करते हैं तो उसमें दो टाइप की एरर्स हो सकते हैं। ऐसा कहने का मतलब है टाइप 1 में अगर सही हाइपोथेसिस गलत प्रूफ हो जाए, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक, तो उसको कहेंगे कि टाइप 1 एरर है। और अगर टाइप 2 एरर कहेंगे कि जो गलत हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं हुई जबकि वो एक्सेप्ट हो गई, तो गिल्टी पर्सन इज नॉट कन्विक्टेड। ठीक है, तो वो फॉल्स नेगेटिव यानी कि टाइप 2 एरर कहलाता है। तो अब आगे जानते हैं कि पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग, नेचर, एजम्पशंस एंड टाइप्स, टी टेस्ट एंड का स्क्वायर। तो पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बिगिनिंग लेक्चर्स में, उसको विजिट कर सकते हैं स्टूडेंट जिनको डिटेल्स में समझना हो। तो फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर एक रिव्यू जरूर देंगे। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं आर दोज that make assumptions about the parameters of the population distribution from which the sample is drawn. This is often the assumption that the population data are normally distributed. ठीक है, तो उन assumptions पर आधारित होता है कि जो भी हमने डेटा लिया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स यानी पैरामेट्रिक टेस्ट का भाग है। About the parameters of the population distribution from which the sample is drawn, and this is often assumed that population data are normally distributed. जहाँ से हमने सैंपल लिया है वह पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन का कोई गारंटी नहीं होता कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। सच कैन बी यूज्ड फॉर नॉन नॉर्मल वेरिएबल्स, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है ना, तो क्योंकि हमारा रिसर्च हो उसमें एनपीसी या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर उसके होने की संभावना न हो तो वहाँ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट
अप्लाई किया जाता है, और नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स उसको कहा जाता है। और अब टी टेस्ट क्या है? ठीक है, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हम 3 प्रकार से उस रिसर्च को अप्लाई करते हैं, या 3 तरीके से ही हम रिसर्च को कर सकते हैं। कोई भी साइकोलॉजी में, किसी भी साइंसेस में जब हम रिसर्च करते हैं तो पहला तो हम संबंध देख सकते हैं दो चरों के बीच में, दो फिनोमेनल्स के बीच में हम संबंध देख सकते हैं, रिलेशनशिप देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को हम देख सकते हैं, और तीसरा हम दो ग्रुप्स के बीच में अंतर को देख सकते हैं। तो ठीक है, 3 प्रकार से ही हम किसी भी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं, सोशल बिहेवियरल साइंसेस में या अन्य साइंसेस में, साइकोलॉजी में। ठीक, तो उसमें से ही एक टी टेस्ट है। जब भी हम दो ग्रुप्स के बीच में अंतर जानना हो तो टी टेस्ट को अप्लाई किया जाता है। ठीक, तो टी टेस्ट है टाइप ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। जैसे हम जानते हैं डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से अनुमान लगाते हैं, भविष्य कथन करने की क्षमता रखते हैं। तो यूज टू डिटरमाइन इफ देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स के जो मीन है, क्या उनके बीच में अंतर है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम के माध्यम से हम पता करते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया अभी। तो which may be related in certain features. A t-test is one of many tests used for the purpose of hypothesis testing in statistics. तो टी टेस्ट के माध्यम से दो ग्रुप्स के जो स्कोर्स हैं उनके मध्य अंतर हम ज्ञान करते हैं। जो दो स्कोर्स हैं, तो मीन स्कोर्स आए दो ग्रुप्स के, जैसे मेल फीमेल्स की बात कर लें, या कोई भी दो ग्रुप्स जिनके बीच में हम अंतर देखना चाहते हो, तो क्या वह डिफरेंस जो है मीन का वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या ऐसे ही है, बाई चांस है। तो उसको पता करने के लिए टी टेस्ट अप्लाई किया जाता है। उसके माध्यम से हम अंतर जान पाते हैं कि वो डिफरेंस जो है सिग्निफिकेंट है या नहीं है। और एक काई स्क्वायर टेस्ट के माध्यम से हम जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, बोथ यूज द काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक and distribution for different purposes. The chi-square goodness of fit test determines if sample data matches a population. तो chi-square टेस्ट हम दो उद्देश्यों के लिए यूज करते हैं। एक तो गुडनेस ऑफ फिट पता करने के लिए, ठीक, डिटरमाइन सैंपल डेटा मैचेज ए पॉपुलेशन, जो हमने सैंपल लिया है उसका डेटा पॉपुलेशन डेटा से मैच करता है कि नहीं। एक तो इस बात को पता करने के लिए काई स्क्वायर अप्लाई किया जाता है। गुडनेस ऑफ फिट मतलब जो पॉपुलेशन सैंपल है वो कितना फिट बैठता है अपने पॉपुलेशन से, उसको पता करने के लिए, उसको मैच करने के लिए तो ये टेस्ट किया जाता है काई स्क्वायर का। और तो दूसरा यूज है काई स्क्वायर का टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। दो ग्रुप्स को डिफरेंस के लिए भी काई स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है, और वो किन ग्रुप्स के बीच में होता है, वो कैटेगरिकल जो वेरिएबल्स होते हैं, नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस को ज्ञात करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। 2 वेरिएबल्स इन ए कंटिंजेंसी टेबल टू सी इफ दे आर रिलेटेड। इन ए मोर जनरल सेंस इट टेस्ट टू सी वेदर डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगोरिकल तो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं, नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं, जाने जैसा कि धर्म के आधार पर या जो भी नॉमिनल वेरिएबल्स हैं क्या उनके बीच में कोई अंतर है या नहीं है, इसको ज्ञात करने के लिए भी काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो गुडनेस को पता करने के लिए, सैंपल और पॉपुलेशन के मैच का ज्ञात करने के लिए, और दूसरा कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का आपस में डिफरेंस देखने के लिए काई स्क्वायर का इस्तेमाल होता है। और ए वेरी स्मॉल काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स means that you observe data fits your expected data extremely well. In other words, there is a relationship. और दूसरा a very large chi-square test statistic means that the data does not fit very well. In other words, there isn't a relationship. कम आने का मतलब है chi-square टेस्ट के chi-square
स्टैटिस्टिक्स के कम अंक को प्राप्त होने का मतलब है कि वो डेटा जो है फिट है और उसका रिलेशनशिप है आपस में। और लार्ज का स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स यानी कि बड़ी का स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स प्राप्त होने का मतलब है मीन्स दैट द डेटा डज नॉट फिट वेरी वेल, वो आपस में फिट नहीं है और उनका रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा मानना है। तो ये तो एक छोटा सा ब्रीफ था इस सैम्पलिंग टेक्निक्स का और इन टेस्ट का, टी टेस्ट का, स्क्वायर का। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स में जैसा कि हम जानते हैं कि सैंपल पॉपुलेशन से लिया जाने वाला वो एक नंबर है जो रिसर्च करने के लिए, ईजीनेस के लिए और समय को बचाने के लिए लिया जाता है और उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो इसके ऊपर किया गया रिसर्च सारी पॉपुलेशन के ऊपर किए गए रिसर्च के समान होता है, तब उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं उन रिसर्च के रिजल्ट को, तो उसको सैंपल कहते हैं। और सैम्पलिंग टेक्निक्स और सैंपल दो प्रकार से सेलेक्ट किए जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब था संभावना है और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना का न होना, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स कहा जाता है, जिनके भी कई प्रकार हैं। वो एक अलग डिस्कशन का मैटर है। जो कॉन्सेप्ट समझने की बात है वो यही है कि सैंपल क्या है हमने डिस्कस कर लिया और सैम्पलिंग टेक्निक्स की बात होगी और जो उसके अंदर मेथड्स हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये सब टेस्ट के और जानने के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या महत्व है, क्यों निकाला जाता है, ये सब बातें इसमें डिस्कस हो चुकी हैं। और अब फाइनली हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा सेक्शन 4 होगा और रिलायबिलिटी वैलिडिटी के ऊपर होगा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट। जो भी साइकोलॉजिकल या सोशल बिहेवियरल साइंसेस में जो रिसर्च टूल होते हैं, रिसर्च टेस्ट होते हैं, वो कैसे डेवलप होते हैं। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट हम देखते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट देखते हैं, और भी कई रिसर्च टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी में मेजरमेंट के लिए, जानने के लिए कि व्यक्ति का व्यवहार या मनस्थिति कैसी है, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। जो डेवलप होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको स्टैंडर्डाइज यानी उसको मानकीकरण कैसे किया जाता है, उसको एक लीगल आधार कैसे प्रदान किया जाता है, वो सब इन टेक्निक्स के माध्यम से जानते हैं। तो उसमें हम जानेंगे कि रिलायबिलिटी क्या होता है, ठीक, उसको कैसे निकाला जाता है, और वैलिडिटी क्या है यानी कि वैधता क्या है, और थर्ड है स्टैंडर्डाइजिंग टेस्ट, टेस्ट का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होता है और कैसी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये सब बातें इसके ऊपर इस लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगी। तो इसी प्रकार के लेक्चर्स के लिए हमसे जुड़े रहें और लेक्चर सीरीज के लिए साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स और मेजरमेंट नाम के प्लेलिस्ट को विजिट करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।